हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सारे पॉइंट देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो है जो मंडल हैं वो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। और जो सबसे बड़े मंडल हैं, जो सबसे बड़े मंडलों में आपका कानपुर, लखनऊ, मेरठ ये मंडल आ जाता है। इसमें जो है छः छः डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो सबसे नया बना हुआ मंडल है वो अलीगढ़ मंडल है। और इसके अलावा जो नगर निगम, कई बार जो है मंडल और नगर निगम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 17 नगर निगम है। जो 17वां नगर निगम था वो जो है शाहजहांपुर था। मंडल 18 हैं आपके। इसके अलावा देखिए कि ये है कि उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? पश्चिम, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। 75 जिले, 18 मंडल, 17 नगर निगम। नवीनतम जो जिले हैं वो हापुड़, संभल और शामली हैं। और जो सबसे छोटा जिला है वो आपका हापुड़ है। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया था। पहले जब जो है हापुड़ का सृजन नहीं हुआ था तो उस समय भदोही सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था। तो ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। इसका जो है क्षेत्रफल भी देख लीजिए, 7,680 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आपका आता है सोनभद्र। और तीसरे नंबर पर आता है आपका हरदोई। तीन जो है जिले हैं एरिया वाइज सबसे बड़े बड़े। और जनसंख्या के मामले में अगर जो कहा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो है आपका प्रयागराज। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी प्रयागराज में हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो आपका हापुड़ है। 660 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। ध्यातव्य है कि जब उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले हापुड़, संभल और शामली नहीं सृजित हुए थे तब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो था वो संत रविदास नगर या फिर भदोही था। अब देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है इस विधानमंडल में क्या क्या है? एक राज्यपाल है, दूसरा विधानसभा है, तीसरा विधान परिषद है। और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, विधानसभा में 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल किस आर्टिकल में दिया है? 153 में दिया है। 152 से कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि 152 में राज्यपाल, 152 में है स्टेट, राज्य की परिभाषा। और उसके बाद में 153 में है जो है राज्यपाल। और 154 में है राज्यपाल की शक्तियाँ। और उसके बाद में 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 में है इसका कार्यकाल यानी टेन्योर। तो इसमें आर्टिकल 154 में जो है राज्यपाल की जो है शक्तियां दी गई हैं। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता क्या होती है? राज्यपाल की योग्यता होती है कि उसको विधानसभा में जो है नियुक्त होने का वाली जो है योग्यता है उसके पास होनी चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल नंबर 156, सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष इसका माना जाता है। इसकी जो कार्यावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होती है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके समक्ष या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई भी जज के सामने वह शपथ लेता है। अब जो शपथ है यह इसकी जो है 159 आर्टिकल में दिया है। जो अगर जो इसकी अनुसूचियां देखेंगे भारतीय संविधान की, जो संविधान की अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 में जो है सारी जो है शपथ दिए गए हैं। इसमें से राष्ट्रपति और राज्यपाल की केवल शपथ नहीं है। तो जो राज्यपाल की शपथ है वो 159 में है। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है वो, या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य जज। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में या किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, परिहार, विराम करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का अधिकार है। आर्टिकल 161, यह जो है सेना न्यायालय और मृत्युदंड, दो चीजों को जो है क्षमा नहीं कर सकता है, बाकी सारी चीजें ये क्षमा कर सकता है। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है।
और हाँ, ये भी याद रखिए कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो 15% होता है। राज्यों के लिए जो है 12 से कम नहीं होना चाहिए, यानी संख्या में मिनिमम 12 होने चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 15 होने चाहिए। ये इनकी संख्या है। जो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है वह 403 है, जिसमें से 84 सीटें जो है एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये जो सीटें हैं वो जो है सोनभद्र में हैं। अगला ये है कि ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो उनके द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो प्रावधान किया गया था ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इससे पहले जो वोट की उम्र थी वो 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत वोट की जो उम्र है उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वो प्रयागराज में हैं। इसके बाद में आजमगढ़ और कानपुर में है, दोनों में 10-10 हैं। कम विधानसभा सीट वाले जो जिले हैं उसमें चित्रकूट, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती और हमीरपुर हैं। जिनकी जिनकी जनसंख्या कम है वो सारे जो है डिस्ट्रिक्ट में कम सीटें हैं। जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है वह है महोबा में और सबसे कम जनघनत्व है वह ललितपुर में। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कम जनसंख्या वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100। जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 जो है होते हैं आपके विधान परिषद के सदस्य। और इनका जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो सबसे पहली बार जब गठित किया गया था विधान परिषद उस समय ये प्रॉब्लम आई थी कि 2 साल के बाद में किसको किसको निकाला जाए। तो उस समय लकी ड्रॉ हुआ था कि किसको निकाला जाएगा, तो जिसका जिसका नाम आया था लकी ड्रॉ में उसको निकाला गया था। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प या प्रस्ताव द्वारा संसद द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद का गठन या समापन, देखिए गठन या समापन हो सकता है लेकिन इसका विघटन नहीं हो सकता है। विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है, या तो इसको समाप्त कर दो या तो इसको कंटिन्यू रखो। तो 169 में प्रावधान ये है कि जो राज्य की विधानसभा है वो अपने पूर्ण बहुमत यानी कुल सदस्य का 50% और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 के द्वारा ये प्रस्ताव अगर जो केंद्र को भेजेगी, केंद्र इस पर सहमत हो जाएगा। सहमत होने का मतलब ये है कि उस समय सदन में जितने सदस्य उपस्थित हों उन सदस्यों का 50% केवल हामी भर दें, तो यह जो है अधिनियम पारित हो जाएगा और विधान परिषद गठित हो जाएगा। इस समय जो भारत में विधान परिषद है 6 जो है राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर हटा दिया गया है, उससे पहले जम्मू कश्मीर मिला के 7 थे। विधेयक को पारित किए जाने के मामले में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है और विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में विधानसभा उसे पारित करवाना चाहे। अब इसमें देखिए जो विधान परिषद की संरचना होती है, इस संरचना में 1/12 सदस्य जो है टीचर के जो है चुनते हैं। वो टीचर जो 3 साल तक जो माध्यमिक स्तर से ऊंचे स्तर के टीचर हों और 3 साल तक टीचर रह चुके हों। 1/12 सदस्य जो है ग्रेजुएट चुनते हैं, जो कि 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं यानी 3 साल के ग्रेजुएट हों। और उसके बाद में जो है 1/6 सदस्यों का जो है नियुक्ति करता है राज्यपाल। और उसके बाद में आता है 1/3 सदस्य जो है लोकल बॉडीज यानी पंचायत और नगर निगम इन सब के द्वारा चुन के आते हैं। और 1/3 सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुन के आते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है। और जो विधान परिषद है, विधान परिषद के पास किसी भी विधेयक को रोकने की जो मैक्सिमम अवधि रहती है वो 4 माह रहती है। प्रथम बार अगर जो विधानसभा से विधेयक पास होके आता है तो प्रथम बार में 3 माह और उसके बाद में अगर जो दोबारा विधेयक आता है वही वाला संशोधन के साथ या बिना संशोधन तो उसको रोकने की अवधि मैक्सिमम 1 माह यानी टोटल 4 माह तक विधेयक को रोक सकती है। अगर जो धन विधेयक का मामला है तो यह अवधि केवल और केवल 14 दिन की हो जाती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य 100 हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर संशोधित हुआ है। के प्रावधानों के तहत 38 सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा, ये वाला जो अनुपात है ये वाला यहीं से आया है 1/12, 1/6, 1/3। 36 सदस्य जो है नगरीय निकायों के सदस्यों द्वारा, 8 सदस्य 3 वर्ष के
अध्यापन अनुभव के माध्यम से, यानी माध्यमिक से निम्न, यानी माध्यमिक स्तर से नीचे ना हो टीचर, अध्यापकों द्वारा और 8 सदस्य विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचक मंडल के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और हाँ, इन सभी का चुनाव जो है वह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। शेष 10 सदस्यों का जो है राज्यपाल द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों से नाम निर्देशित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से कुल 17 सीटें जो है एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है जो राज्यसभा है उसके लिए 31 सीटें आरक्षित, उसके लिए 31 सीटें अलॉट हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है। देखिए, जो अगर जो केंद्र की बात करेंगे आप, तो जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। यहाँ ध्यान दीजिए, संसद नहीं है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरह जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो जनता द्वारा चुन के सदन आया होता है उसी के प्रति केवल उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों को प्रशासन विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। जो भी राज्यपाल सूचना मांगता है प्रधानमंत्री से, वो सूचना प्रधानमंत्री उसको देता है और वो सूचना या तो वो केंद्र को भेजेगा और या फिर वो सदन के पटल यानी विधानसभा या विधान परिषद के पटल पर वो सूचना रखवाएगा। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये गोविंद वल्लभ पंत थे और इनका टेन्योर 1950 से 1954 था। ये वाला जो है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। इससे पूर्व तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री जो थे, इससे पूर्व संयुक्त प्रांत के भी मुख्यमंत्री यही रहे थे। संयुक्त प्रांत के पहले प्रीमियर नवाब मोहम्मद अहमद सैद खान नवाब छतारी थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नारायण दत्त तिवारी ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, 13 राज्यों को जो हटा के उत्तराखंड बनाया गया था, पहले इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, तो 9 नवंबर 2000 को जो है इसका विभाजन हुआ था। तो उस समय नारायण दत्त तिवारी जो है का जो रीजन था वो उत्तराखंड में चला गया था, तो उसके बाद में उन्होंने उत्तराखंड में भी अभी अपनी सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं और चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे 2 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद पर भी सुशोभित रहे हैं। जो चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, इनके मुख्यमंत्री के काल के बाद में तुरंत पहली बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगी थी उत्तर प्रदेश में। अभी तक उत्तर प्रदेश में 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, पहली बार इन्हीं के कार्यकाल के बाद में लगाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम सुचेता कृपलानी था और इनका कार्यकाल 63 से लेके 67 था। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाली जो शख्स हैं वो मायावती हैं। ये 4 बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके बाद में ये है कि जो स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश का जो प्रथम राज्यपाल था वह थी सरोजिनी नायडू और इनका कार्यकाल 47 से 49 रहा था कि इसके बाद इनका देहांत हो गया था। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं और इसके पहले राम नाईक थे। प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था। अब तक 18 विधानसभाएं गठित हो चुकी हैं। मार्च 1922 में 18वीं विधानसभा का गठन हुआ था। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष और इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह विधानसभा स्वयं अपने में से करती है। जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन दोनों का चुनाव कराता है
और जो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव जो है सदन खुद करवाता है, और सदन की जो चुनाव की मॉनिटरिंग होती है वो उस समय प्रोटम जो स्पीकर नियुक्त होता है वो करता है। विधानसभा की गणपूर्ति बैठक गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की संपूर्ण संख्या का दशवांश, यानी जो गणपूर्ति होती है वो 1/10 होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा भाग के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा के, गोविंद खरे और केशीनाथ त्रिपाठी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भाजपा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है सतीश महाना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना। और इसके बाद में है कि सर सीताराम संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। इसके बाद में जो है चंद्रभाल उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद के जो है सभापति निर्वाचित हुए। देखिए इसमें अगर जो पूछा जाएगा विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे उत्तर प्रदेश के, अगर जो नाम लिखा होगा तो होगा चंद्रभाल सिंह। और अगर जो पूछेगा संयुक्त प्रांत के तो जो है सीताराम। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो सभापति हैं वर्तमान में, उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह इस समय वर्तमान के हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता हैं ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, और ये जो नेता सदन है वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, और जो विपक्ष का पद है वो खाली है। विपक्ष के कोई भी नेता इसमें जो है नियुक्त नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 69 तक की जो है लागू किया गया था, और जो 10वीं बार लागू किया गया था वो मार्च 2002 से मई 2002 के लिए लागू किया गया था। वर्तमान में 18वीं विधानसभा जो है कार्यरत है, और इसमें महिला विधायकों की संख्या 47 है। महिला विधायक कितनी है आपकी? 47। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 है, और लोकसभा में 7 है, और एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी है? 0। ये लोकसभा की है। अब इसके बाद में क्या है कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, यानी जो पंचायतों और जो है नगर निगम नगर पंचायत का इलेक्शन कराते हैं, इसके जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर वो अजय कुमार शुक्ल जी हैं। देखिए प्रथम विधान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सर सीताराम, और ये इनका कार्यकाल था जो है 37 से लेके 49, और 49 के बाद में जो है श्री चंद्रभाल आए थे। केवल इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और वर्तमान में कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ये संयुक्त प्रांत का इंपॉर्टेंट नहीं है, आज़ादी के बाद देख लीजिए। सबसे पहले जो है सबसे पहली राज्यपाल बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी। इनके बाद में इनकी जो डेथ हो गई थी उसके बाद में कार्यवाहक बीबी मलिक बनाए गए, और उसके बाद में HP मोदी राज्यपाल बने। और जो निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था उस समय जो है जो राज्यपाल थे वो HP मोदी ही थे। HP मोदी का नाम जो है अच्छे से याद रखिए। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसके पहले कौन थे? राम नाईक। नेक्स्ट, और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ सुचेता कृपलानी का जो है थोड़ा याद रखने वाला इंपॉर्टेंट है। सुचेता कृपलानी कब अध्यक्ष बनी थी? ये वाला इंपॉर्टेंट है। सन 1963 से लेके 67 तक के लिए ये अध्यक्ष मुख्यमंत्री थी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, और वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना है। बाकी इसके बीच का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 बार जो अध्यक्ष रहे थे वो चाहिए तो भले आप लोग देख लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, मार्च 1952 में। जो 18वीं विधानसभा है इसका गठन हुआ है मार्च 2022 में। केवल पहली इंपॉर्टेंट है अभी तो। नेक्स्ट, पंचायती राज। अब यहाँ से हम लोग पंचायती राज देखें। जो पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है वो संविधान के भाग 4 के जो DPSP दिया है उसमें आर्टिकल 40 में दिया गया है। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेंगे। स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश में 1947 में। लेकिन कोई संवैधानिक जो है नियम था नहीं, तो इसीलिए रेगुलरिटी नहीं थी। कभी 2 साल पंचायत बनी और 6-7 साल जो है गैप रहा, उसके बाद फिर 1 साल बनी, फिर गैप रहा, इस तरह था, कोई रेगुलरिटी नहीं थी। तो 1947 में जो है पंचायती राज अधिनियम जो है पारित किया गया था, और ये जो है पहला राज्य था। इसके अलावा जो पंचायती राज से संबंधित आयोग गठित किए गए थे, वो वाला देख लेंगे हम लोग। पहले तो थे बलवंत राय मेहता। जो बलवंत राय मेहता था, इनकी कमेटी का गठन 1957 में किया गया था। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है अशोक मेहता। अशोक मेहता अशोक मेहता 1977। उसके बाद में था हनुमंत राव। हनुमंत राव, उनका गठन 1984 को किया गया था। उसके बाद में कौन से आए थे? GVK राव 1985। और उसके बाद में LM सिंघवी। LM सिंघवी कब गठित किया गया था? 1986 में। फिर इसके बाद में PK थुंगन। PK थुंगन PK थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? 1988 में। इन सब का जो है क्रम याद रखना है, ये क्रम से पूछा जाता है हमेशा। तो इसके बाद में जो है पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पारित हुआ था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक जो है आर्टिकल स्थापित किए गए। साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए। 29 विषय दिए गए। इस आधार पर उत्तर प्रदेश ने 1994 में एक पंचायती अधिनियम पारित किया, और 1995 में प्रथम जो है पंचायत अस्तित्व में आई नए संविधान संशोधन के जरिए। 1995 में प्रथम जो है निर्वाचन आयोग गठित हुआ था, और इसने जो है इलेक्शन करवाए। उत्तर प्रदेश में जो है नवीनतम जो अभी है, ये जो है 6ठी पंचायत जो है काम कर रही है। इसका इलेक्शन अप्रैल 1921 में हुआ था। कोविड के समय याद होगा, खूब सारे जो है टीचर और पुलिस वाले जो है डेथ हो रही थी इनकी। ये चुनाव कुल 75 जिलों में हुए थे। 75 जिले, 826 पंचायत क्षेत्र और 58,176 ग्राम पंचायतें। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा, क्योंकि कितनी ग्राम पंचायतें हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। 58,000। कितनी जो है क्षेत्र पंचायतें हैं? 826। उत्तर प्रदेश में पंचायत, और हाँ इसके अलावा ये भी पूछा जाता है न्याय पंचायतें कितनी हैं। जो न्याय पंचायतें हैं, न्याय पंचायत, ये 8,000 के करीब है। 8,100 समथिंग है, ऐसे मान लीजिए 8,100 समथिंग है न्याय पंचायतें। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत है। पंचायत जो है, पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है। ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं? उस ग्राम में की जो निर्वाचन लिस्ट होती है, निर्वाचक लिस्ट होती है, उस निर्वाचक लिस्ट के सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये याद रखना है। क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव भी जो है ग्राम पंचायत, विभिन्न ग्राम पंचायतों के जो सदस्य होते हैं, यानी नागरिक होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। और वो जो सदस्य होते हैं वो मिलके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम 1916 जो है पारित किया गया था सबसे पहले। उसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 अधिनियम पारित किया गया। और जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया, जिसमें जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश ने भी नया अधिनियम पारित किया और 1916 और 1959 अधिनियम में संशोधन कर दिया। और 1994 में उत्तर प्रदेश ने जो है अपना अधिनियम पारित किया था। और जो नगर निगम या नगर पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है, वो 243 P से लेके ZG तक है। देखिए गांव में अगर जो जाएंगे तो खूब ओ करके बुलाते हैं, यानी 243 O तक जो है वो पंचायत है। और जो शहर में आएंगे तो जी खूब कहते हैं, हाँ जी नहीं जी। तो जो ZG है 243 ZG।
तो यहाँ तक जो है आपका क्या है, ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर निगम, नगर पालिका है। जो टोटल स्थानीय निकाय होते हैं वो 8 प्रकार के स्थानीय निकाय माने गए हैं, 8 प्रकार के। कुछ तो यही वाले आपके सामने जो यहाँ पर दिख गए, इसके अलावा जो है न्यास बोर्ड होता है, पत्तन बोर्ड होता है और छावनी बोर्ड होता है। ये सारे मिला के जो है 8 प्रकार के स्थानीय स्वशासन होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के अन्य जो है निकाय गठित किए जाते हैं, उनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है। इनका जो गठन होता है यह जो है राज्यपाल करता है, राज्यपाल डिक्लेयर करता है कि इसका स्वरूप कैसा होगा। और साथ में जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका भी जो है जो डिक्लेरेशन होता है वह राज्यपाल करता है। जो सबसे छोटा स्तर होता है, करीब 5,000 जनसंख्या या फिर 5,000 के आसपास जनसंख्या, वो नगर पंचायत का होता है। उसके बाद में नगर पालिका होती है, फिर उससे बड़ा जो है नगर निगम होता है। नगर निगम में एक मेयर और उपमेयर और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। यह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और पद धारण की जब ये पद धारण करते हैं उसके बाद में 2 वर्ष की अवधि तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ नहीं लाया जा सकता। अगर जो एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह लैप्स हो गया यानी फेल हो गया, तो दोबारा फिर से 2 साल की अवधि के लिए कोई भी जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये नगर निगम से संबंधित है। अगर जो आप जो है ग्राम पंचायत में प्रधान के पास में आएंगे तो उसमें ये 2 वर्ष अवधि नहीं है, उसमें ये 1 वर्ष अवधि है कि अगर जो कोई अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है तो उसके नेक्स्ट 1 वर्ष तक जो है कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। लेकिन नगर निगम में 2 वर्ष है। सभासदों में 3 प्रकार के सभा सदस्य होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो निर्वाचित होता है, एक मनोनीत होता है, एक पदेन होता है। पदेन इसलिए जैसे कि जो छावनी बोर्ड वगैरह होते हैं उसमें जो है कुछ पदेन सदस्य होते हैं, जैसे कि जो क्षेत्र के जो कमांडर होते हैं या फिर ब्रिगेडियर कर्नल होते हैं, ये जो है मतलब ऐसे ही जो है नियुक्त हो जाते हैं। इनके लिए कोई इलेक्शन या मनोनीत करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह के जो है पदेन सदस्य कहे जाते हैं। या फिर कई जो है नगर पालिका के विशेषज्ञ होते हैं, जानकारी रखते हैं, इनको जो है सदस्य के रूप में जो है बनाया जाता है। तो ये भी इस तरह के पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य आते हैं। हाँ, और इसके अलावा जिस जो है विधायक या सांसद का चुनाव क्षेत्र जिस जो है नगर पालिका में या फिर नगर परिषद में पड़ रहा होगा, वहाँ में ये जो है पदेन सदस्य हो जाएंगे। किसी भी नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो इसमें नगर निगम में निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करता है? प्रकार कहने का मतलब है नगर पालिका होगी, नगर निगम होगा या नगर परिषद होगा, तो इसकी घोषणा राज्यपाल करता है। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसमें जो है विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है। विधानसभा का रोल केवल इतना होता है कि वो इलेक्शन अपना जो है करवाने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में कुछ देखता है। राज्य वित्त आयोग, अब देखिए जो पंचायत अधिनियम है उसके कुछ आर्टिकल हैं, जैसे 243D, 243I और 243K, ये वाले आर्टिकल हमेशा पूछे जाते हैं। डी में रिजर्वेशन है और आई में इनकम यानी जो है वित्त आयोग है, यानी फाइनेंस कमीशन है, यानी इनकम। के फॉर है इसका निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन। 3 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग है इसके बारे में चर्चा जो है आर्टिकल 243I के में दी गई है। और निर्वाचन जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1947 की धारा 32 के प्रावधानों के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 1954 में हुआ था। 1954 में ही जो है वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग का भी गठन हुआ था। और उसके बाद में इलेक्शन हुआ 1995 में, जो है प्रथम जो है नगर पालिका या फिर ये सब बन के आए थे। 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आनंद मिश्र हैं, अभी नए हैं। और जो वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है पंचायतों और नगर निगम या नगर पंचायतों को राजस्व अलाट होता है। जो गांव वाला है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको जो है टोटल का
40% अलॉट होता है, और जो नगर निकाय हैं उसमें जो है टोटल का 60% अलॉट होता है। ये रेशियो रहता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पंचायत, जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है वह जो है मिनिमम 1,000 की जनसंख्या पर होता है। 1,000 की जनसंख्या रहेगी तभी ग्राम पंचायतों का गठन हो सकता है। और एक ग्राम ग्राम पंचायत में जो है एक से लेके जो है 5 या 6 गांव तक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू जनसंख्या। मैक्सिमम ये रखा जाता है कि कम से कम 3,000 जनसंख्या तो गांव की बन ही जाए। मतलब गांव की नहीं, 3,000 जनसंख्या ग्राम सभा की जनसंख्या बन जाए। पंचायतों में मतदान की उम्र 18 वर्ष है। मतदान की उम्र 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन हमने देखा था अभी 1988 में। मतदाता की आयु 18 वर्ष है। और इसके साथ में जो पदाधिकारी होते हैं यानी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सारे होते हैं, इनकी जो उम्र होती है वो 21 वर्ष होती है। वैसे कि विधानसभा में जो इलेक्शन होने की जो उम्र है वो जो है 25 वर्ष है, विधान परिषद में 30 वर्ष है। लेकिन अगर जो ग्राम सभा का जो है अगर जो प्रधान बनना है तो वर्ष 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान कहलाता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। और ग्राम जो उप प्रधान होता है, उप प्रधान का चुनाव जो है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य जो है करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी ग्राम पंचायत यानी एक जो टोटल ग्राम सभा रहती है, ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत रहती है। इसके जो हेड रहते हैं वो प्रधान या फिर जो है प्रधान कहे जाते हैं। और जो अन्य सदस्य रहते हैं इनका भी चुनाव जो है ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। और जो ये जो सदस्य होते हैं यही मिलके उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो जो प्रधान है वो तो जनता द्वारा, लेकिन उप प्रधान इन सदस्यों के द्वारा चुन के आता है। और जो ये जो सदस्य हैं, ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, इनकी मिनिमम संख्या 9 और मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम संख्या इनकी होती है 15। अगर जो 1,000 तक जनसंख्या है गांव की तो जो है 9 सदस्य बनाए जाते हैं। और उसी तरह अगर जो जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है उसी तरह 15 तक जो है सदस्यों का विस्तार किया जा सकता है। अब देखिए बैठक, जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो ग्राम पंचायत यानी जो मेन जो अधिकारी होते हैं जो इनको आपने इलेक्ट करके भेजा है, उनकी बैठक प्रत्येक मास होगी। प्रत्येक मास जो है कम से कम एक बैठक होगी और 2 बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं रहेगा। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होनी चाहिए। मतलब कोई नई अगर जो ग्राम पंचायत चुन के आई है तो उसकी जो बैठक है वो आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर होना जरूरी है। और इस जो ग्राम पंचायत होता है, देखिए जितनी जो बॉडीज़ हैं हर एक बॉडीज़ पर एक जो है निर्वाचित प्रतिनिधि नियुक्त होता है और एक जो है सेवक, जो सिविल सेवक होता है, सिविल सेवक या कह लीजिए जो सरकारी ऑफिसर होता है वो नियुक्त होता है। तो जो इसमें जो है निर्वाचित हेड कौन सा हो गया? प्रधान हो गया। और जो सरकारी अधिकारी होता है वो वीडियो होता है। इसी का आप लोग एग्जाम भी देने जा रहे हैं, वीडियो होता है। और ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 पंचायतों का कार्य देखता है। ये कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे वीडियो हैं जो कि 6-6, 7-7 ग्राम पंचायतों का काम देख रहे हैं। अब देखते हैं ग्राम सभा। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की प्रति 6 माह में बैठक होना आवश्यक है। यानी इसकी 2 बैठकों के बीच में जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। एक वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक रबी फसल के पहले और दूसरी बैठक खरीफ फसल के पहले होती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और यहाँ पर हेड रहता है जो गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर वीडियो। और इसका जो हेड रहता है वह ब्लॉक प्रमुख रहता है। और ब्लॉक प्रमुख का जो इलेक्शन होता है वह जो है जो सदस्य होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य वो लोग आपस में करते हैं। इसके अलावा कौन सा पॉइंट है? इसके अलावा देखिए हम लोग आ जाते हैं जिला पंचायत में। जो जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जो है इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 6 समितियां गठित की जाती हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जानते हैं कि जिला पंचायत हर एक जिले में होती है और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वह जो है 15 दिन पूर्व उससे सूचना देना अनिवार्य है। पहले अधिकतर जितने जो है सूचनाएं थी जैसे राष्ट्रपति वगैरह उनको 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी, लेकिन यहाँ 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। और ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से अगर जो प्रस्ताव पारित किया कर दिया जाता है तो जो है ग्राम प्रधान को पद से हटाया जा सकता है। ग्राम सभा का मतलब क्या है, यानी उस ग्राम सभा के सभी लोग, जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, जितने निर्वाचक नामावली में जो है दर्ज हैं वो सारे, लेकिन इसकी बैठक में केवल 2/3 सदस्य जो है हाँ करें। और इसमें यह भी है कि जो टोटल जितने जो है निर्वाचक में नामित हैं इसमें से कम 1/3 सदस्य उपस्थित हों इस बैठक में। 1/3 सदस्य ये इसका कोरम कहलाता है। यानी 2/3 सदस्य बहुमत से पारित करें प्रस्ताव और उसमें कम से कम कुल ग्राम सभा के सदस्य का 1/3 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यही इसकी गणपूर्ति होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय हैं, जिसमें से 16 विषय उत्तर प्रदेश पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग न्याय पंचायत। न्याय पंचायत की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 8135। ये आपको याद रखना है। न्याय पंचायत की संख्या कितनी है? 8135। न्याय व्यवस्था अच्छा, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो इसका आर्टिकल है वो 214 से लेके 237 तक है। 215 में क्या है? 215 में है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है जो हाई कोर्ट है वह उसके जो है जो निर्णय होंगे उनको जो है रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ये है 215 में। जो हाई कोर्ट का, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का प्रथम गठन हुआ था वो 1866 में आगरा में हुआ था, लेकिन 3 वर्ष बाद में यानी 1869 में इसका जो है ट्रांसफर इलाहाबाद में कर दिया गया और 1919 अधिनियम से इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत जजों की संख्या, मैक्सिमम जजों की संख्या जो है वह 160 है। यह जो है किसी भी उच्च न्यायालय, देश के किसी भी उच्च न्यायालय में स्वीकृत जजों की संख्या से मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि जनसंख्या ही मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश की और इसीलिए सबसे ज़्यादा केस भी होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल और साथ में सीजीआई के परामर्श से किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में है? 215। न्यायिक कार्यवाही को सुगम व सरल बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा और एक हायर जुडिशियरी अर्थात उच्च न्यायिक सेवा। इसके अलावा देखते हैं हम लोग जो दंड न्यायालयों में महानगर कानपुर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। केवल ऐसा कानपुर महानगर है जहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा एक ये है कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत पारित किया गया था और उत्तर प्रदेश में जो कुटुंब न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय है इसका जो है इसके खिलाफ अपील जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, माफ करिए केवल हाई कोर्ट में की जा सकती है। वो भी इस केस की सुनवाई मैक्सिमम वो मिनिमम 2 जज जो है करेंगे। अब देखिए इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में जो है सीबीआई के 6 जो है विशेष न्यायालय हैं। 4 जो है लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में है। सीबीआई के 6 न्यायालय हैं और रासुका गैंगस्टर एक्ट की जो सुनवाई होती है वो विशेष न्यायालयों में की जाती है। इतना इसमें इम्पॉर्टेंट था। और इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो लखनऊ में सन 1986 में की गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान में अनुच्छेद 39 का के तहत निःशुल्क वित्तीय सहायता का उपबंध किया गया है और इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सन 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987
पारित किया गया और इसका गठन किया गया। और यह जो है 3 स्तरों पर है। एक तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके बाद में तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। इसमें यह होता है कि किसी को अगर जो वकील हायर करने के पास किसी का पैसा नहीं है तो उसको यहाँ से वकील दिया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से यह प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय के बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों का समापन करने तथा निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर होते हैं। विधिक सहायता मतलब वकीलों द्वारा सहायता, अर्थात वकील उनका केस लड़ेंगे। इसके बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है कहाँ है? लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ है? मुरादाबाद में है। और IIM कहाँ है? लखनऊ में है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। पुलिस एकेडमी इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुरादाबाद। इसके अलावा जो है अब हम लोग देखते हैं लोकायुक्त। जो लोकायुक्त अधिनियम 1975 में उत्तर प्रदेश में पारित किया गया था, यह जो है भ्रष्टाचार वगैरह के मामले जो है देखता है। और 1977 में प्रथम लोकायुक्त जो है बनाए गए थे। इनका नाम था विशंभर दयाल। और उस समय इनका कार्यकाल 6 वर्ष का था। 2012-13 में इन जो है जो लोकायुक्त थे उनका कार्यकाल बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया गया है। जो लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है UPSSC में। जो लोकायुक्त होते हैं वो 2 प्रकार के जो है परिवाद देखते हैं। एक तो शिकायत, एक अभिकथन। शिकायत में ये होता है जो लोक सेवक होते हैं उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, इनसे संबंधित जितने मामले होते हैं वो सारे शिकायत के अंतर्गत आते हैं। अर्थात लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति के बाद में देवकों के भुगतान न होने से संबंधित शिकायत जो है देखते हैं। और अभिकथन का मतलब यह है कि जो राज्य सरकार के विभाग हैं उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों और दुरुपयोग करने वाले लोक सेवकों की जांच करते हैं। इतना काम है इनका जो है लोकायुक्त का। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि लोकायुक्त के अंतर्गत जो है मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधानमंडल के सदस्य, राज्य के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी और स्वयं स्वशासित संस्थाएं, निगम परिषदें सभी आते हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। इनकी नियुक्ति हुई थी 1977 से 82 के लिए। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। पहले जो है लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता था। 2012 में संशोधन करके इनका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया। 3 उप लोकायुक्त हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले लोकायुक्त विशंभर दयाल 1977 से 82, वर्तमान में संजय मिश्र, कार्यकाल 2016 से अब तक। अब देखते हैं हम लोग राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, जो सूचना आयोग अधिनियम था वो 2005 में जो है पारित किया गया था। और 2006 में उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। जो 2019 में संशोधन किया गया था, इसके अनुसार जो है जो सूचना आयोग का कार्यकाल होगा वह मैक्सिमम 3 वर्ष होगा और उम्र 65 वर्ष होगी। और वो भी जो है ये जो थे ये केंद्र सरकार के अंडर में आ गए थे, यानी इनका कार्यकाल जब चाहे तब जो है टर्मिनेट कर सकती है केंद्र सरकार। वर्तमान में जो सूचना आयुक्त हैं वो भावेश कुमार। और जो पहले सूचना आयुक्त थे वो थे MA खान आपके पहले सूचना आयुक्त थे और वर्तमान में भावेश कुमार हैं। अब देखते हैं हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वह 1993 में संसद द्वारा जो है पारित हुआ था। और उसके बाद में 2002 में उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और इसमें भी 2019 में संशोधन किया गया और इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष और उम्र 70 वर्ष कर दिया गया। पहले कार्यकाल 5 वर्ष था। इसी तरह सूचना आयोग जो आयोग था उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष था, जो कि 2019 के अधिनियम में संशोधन करके जो है 3 वर्ष कर दिया गया। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम मानवाधिकार जो आयोग के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के, वो AP मिश्र थे। और वर्तमान में न्यायमूर्ति बालकृष्ण नरसिंह। अब देखते हैं राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग जो अधिनियम था वो 2004 में पारित किया गया था, लेकिन इसका गठन 2013 में किया गया था। क्या याद रखना है कि 2004 में अधिनियम पारित किया गया
और 2013 में आयोग का गठन किया गया और वर्तमान अध्यक्ष विमला बाथम है। अब देखते हैं कानून व्यवस्था। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में अब जो है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा रही है। वर्तमान में 7 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जो अभी हैं? वो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी और इसके अलावा है आपके प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। टोटल आपके 7 हैं जिले जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि जिला मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियां अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी स्तर के पुलिस आयुक्त को सौंप दी जाती हैं और इसमें जो जिले में एसपी जो होता है उसको जो है डीएम के अंडर से मुक्त कर दिया जाता है, यानी एसपी अपना स्वतंत्र कार्य करता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त जो हैं वो लक्ष्मी सिंह हैं और ये जो है गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं वुमेन सिक्योरिटी हेल्पलाइन, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वुमेन सिक्योरिटी हेल्पलाइन 1090 है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक साइबर क्राइम यूनिट की भी स्थापना की गई है। साइबर क्राइम यूनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई है। और इसके अलावा 3 जनपदों में जो है नक्सल समस्या है। कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद नेपाल सीमा से लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है चेक पोस्ट भी स्थापित की गई है। चेक पोस्ट करने का मतलब है कि जो है नेपाल और भारत के बीच में जो माल और सेवाओं और लोगों का आवागमन होता है उनकी चेकिंग के लिए। अभी जल्दी में जो बहराइच में एक जो है मर्ज चेक पोस्ट स्थापित की गई है जिसमें नेपाल और भारत संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। बहराइच में है, ये जो है करंट का भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर 8 माइग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों में से सोनाली, रूपाई डेही और गौरीफंटा से विदेशियों का आवागमन होता है। जो गौरीफंटा वाला है ये आपका लखीमपुर एरिया में पड़ता है। चेक पोस्ट सोनाली महाराजगंज का प्रबंधन सूचना ब्यूरो यानी भारत सरकार के अंतर्गत है। बाकी सबका राज्य सरकार के अंतर्गत है 7 का, और 1 का जो प्रबंधन है वो केंद्र के अंडर में है। अब हम लोग देखते हैं कारागार। उत्तर प्रदेश में कुल 75 कारागार हैं और इसमें से जो 6 हैं वो केंद्रीय कारागार हैं। माफ करिए 7 केंद्रीय कारागार हैं। 7 केंद्रीय कारागार हैं, उसमें से कहाँ कहाँ है? एक तो है आपका आगरा में, एक है बरेली में, एक है प्रयागराज के नैनी में और एक है फतेहगढ़ में और एक है वाराणसी में। इसके अलावा जो कारागार है, एक बरेली में दूसरा केंद्रीय कारागार खुला है नया, एक ये हो गया, और इसके अलावा एक इटावा में भी नया खुला है। तो जो है 5 ये और बरेली वाला प्लस 1 और इसके अलावा सफाई या इटावा सफाई में एक नया केंद्रीय कारागार खोला गया है। टोटल 7 केंद्रीय कारागार हो गए। बरेली में नया कारागार स्थापित किया गया है और सफाई के इटावा में नवनिर्मित कारागार है, केंद्रीय कारागार। इसके अलावा लखनऊ में आदर्श कारागार है, इसमें जो अच्छे आचरण के बंदी होते हैं उनको जो है बंद किया जाता है। और इसके अलावा आदर्श कारागार जो है लखनऊ में है, नारी बंदी केंद्र लखनऊ में है और महिला केंद्रीय कारागार बरेली में है, ये इंपॉर्टेंट है। और किशोर सदन ये बरेली में, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय महिला कारागार बरेली में है, किशोर सदन बरेली में है और नारी निकेतन लखनऊ में है। महिला के 2 कारागार हैं, नारी बंदी निकेतन लखनऊ और दूसरा जो है बरेली में है। इसके अलावा अलीगढ़ और फैजाबाद, अलीगढ़ और फैजाबाद में भी महिला कारागार स्थापित किए जा रहे हैं। जो किशोर सदन है बरेली वाला, इसमें 23 वर्ष की उम्र तक जो है बच्चों को रखा जाता है। नैनी एवं 17 जिला कारागार परिसरों में पृथक अल्पवयस्क कारागारें हैं। नैनी जो केंद्रीय कारागार है ये बहुत ज़्यादा हाईटेक, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा आधुनिक जो कारागार है वो नैनी का ही है। जो कारागारों में बंदियों को साक्षर बनाने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक है एक पढ़ाए एक, यानी एक व्यक्ति एक को पढ़ाए, और एक है नया सवेरा कार्यक्रम। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में है। अप्रवासी भारतीय कोष्ठ देखते हैं। अप्रवासी भारतीय कोष्ठ में ये है, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
एक पृथक एनआरआई विभाग गठित किया गया है। एक पृथक एनआरआई विभाग गठित किया गया है, केवल इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि 2017 को पहला, माफ करिए 2016 को पहला एनआरआई दिवस मनाया गया था। और किस देश से संबंधित इन्वेस्टमेंट डेस्क की स्थापना की गई है? जापान से संबंधित इन्वेस्टमेंट डेस्क की स्थापना की गई है। अब देखते हैं राजनीतिक पेंशन। दो प्रकार की राजनीतिक पेंशन दी जाती हैं, एक तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाती है, और दूसरा 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस समय जो लोकतंत्र रक्षक थे, यानी जो जो नेता जेल गए थे, उनको जो है पेंशन दी जाती है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको पेंशन जो दी जाती है वह है 20,176 रुपये, और जो जो है लोकतंत्र रक्षक हैं उनको 15,000 रुपये यह राशि दी जाती है। इतना ये है। और इसके अलावा जो वृद्ध और निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की भी स्थापना की गई है। इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं जो 18वीं विधानसभा है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 403 जो है विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, एक चीज़ ये याद रखिए कि अभी 104वां संविधान संशोधन किया गया है। इसमें जो है केंद्र में संसद में जो एंग्लो इंडियन 2 सीटें रिजर्व होती थी, 2 सीटें आरक्षित होती थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। और साथ में राज्यों में जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो चाहे तो एंग्लो इंडियन को कंटिन्यू रखें या फिर चाहे समाप्त कर दें। तो अभी जो है जो विधानसभा में सदस्य हैं वो 403 हैं। 84 सीटें जो है एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और चुनाव 7 चरणों में का संपन्न हुआ था। अब चुनाव के परिणाम जो है अब तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि चुनाव तो पुराना हो चुका है, केवल इतना इसमें इम्पोर्टेंट था। तो अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।